स्वाति मौर्य, सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग आ जाइए जल्दी से सेशन। और कल का पहला गैप आपको रहा क्लास में, तो चलिए फेस्टिवल की वजह से और आगे बढ़ेंगे आज हम लोग यूपी स्पेशल की क्लास में। और आज सबसे पहले मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश के इतिहास में 2 टॉपिक, वैसे उत्तर प्रदेश का पूरा इतिहास में पीडीएफ से भी बताऊंगा कि प्राचीन इतिहास में कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं और मेडुअल में कौन कौन से बन सकते हैं, मॉडल में कौन कौन से बन सकते हैं। लेकिन मैं आज 1857 की क्रांति से संबंधित उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण स्थान है जहां से प्रश्न बनते हैं यूपी स्पेशल में, उसका डिस्कशन करूंगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर कौन कौन से प्रश्न होते हैं उसका भी डिस्कशन मैं क्लास में करूंगा। तो सब लोग जल्दी से आ जाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हुए हैं, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब आते हैं। तो सब लोग जल्दी से आ जाइए। चलिए, तो हेडिंग बनाइए और मैप भी बनाइए, फिर मैं समझाता हूं इसके बारे में और कोशिश करूंगा कि भारतीय सब गुरु जी क्या कमेंट को करिए। गुरु जी स्टैटिक जीएस कैसे तैयार करें, स्टैटिक जीएस कैसे तैयार करें। चलिए यूट्यूब पर ही आऊंगा, किसी तरीके से स्टैटिक जीएस को भी लेकर आते हैं थोड़ा सा। चलिए सब लोग जल्दी से आ जाइए, तो वही हम आपको बताते हैं कि स्टैटिक जीएस पे कैसे वर्क करिए आप लोग। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बताते समय मैं कोशिश करूंगा कि इतिहास के भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपके बनते हैं वो भी यहाँ से कवर हो जाए, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। व्हाइट बोर्ड पे उतनी समस्याएं थोड़ा सा रहती है, अच्छा आप लोग कहते हैं तो आज मैं यूज कर देता हूँ। देखता हूँ व्हाइट बोर्ड आपके लायक कोई बेस्ट। चलिए आज मैं व्हाइट बोर्ड का ही यूज कर देता हूँ। ठीक, आज व्हाइट का ही यूज करता हूं। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण सम्मेलन। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण सम्मेलन। हेडिंग नहीं दिखाई होगी तो मैं बोल रहा हूं, उसको लिख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण सम्मेलन। यदि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूं फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस पे लेक्चर पहले सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको मैपिंग दिखाता हूं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका संबंध हमारे यूपी स्पेशल से भी है। यहाँ पे भी बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। यदि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करूं तो पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था और इसकी स्थापना तो सच पूछा जाता 1884 में ही हो गई थी, लेकिन आगे चलकर उसका नाम बदल करके दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। लेकिन जो उसकी स्थापना हुई थी वह A.O. ह्यूम ने उसकी संस्थापक थे। जैसे कि 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना की गई थी, लेकिन उसका नाम बदलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना तो कब मानी जाएगी? 1920 ही मानी जाएगी। उसी तरीके से हम लोग कई बार पढ़ते हैं, इसके पहले की जानकारी थोड़ा कभी कभी नहीं रहती, मुझे मोस्टली लोग सीनियर लोग हैं, आप लोगों को जानकारी होगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के प्रयासों के बाद इसका नाम बदल करके 1885 में इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था ही उसका संस्थापक जो थे वो A.O. ह्यूम थे, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में ही मानी जाती है। कुछ बातें इसमें मैं फैक्चुअल रूप से इतिहास से रिलेटेड बता देता हूं, जो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आपके बन जाते हैं यहीं पे वो भी कवर हो जाएगा और बाकी यूपी स्पेशल वाली बातें मैं आपको बता ही दूंगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो 1885 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1885 में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे कौन थे? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे, ये संस्थापक थे। तो पहला क्वेश्चन इसका यही बन जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सम्मेलन या प्रथम बैठक कहां पर हुई? बैठकों के लिए बहुत सारा प्रश्न होता है यूपी स्पेशल में, इसलिए मैं पढ़ा ही रहा हूं कि 9 सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से के 1885 से लेकर के भारत की आजादी होने तक 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9 सम्मेलन उत्तर प्रदेश में, वो 9 बड़े इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उत्तर प्रदेश वाले तो मैपिंग सारे बताऊंगा ही, लेकिन अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मौका मिल गया है यहाँ पढ़ने का, तो कुछ और प्रश्नों का मैं डिस्कस कर देता हूँ वन लाइनर के रूप में, जो हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आपके आते हैं। सर कल क्लास चली थी क्या? नहीं, कल क्लास नहीं चली थी, मैं करा दूंगा, वैभव मिश्रा मैं कराऊंगा। स्टैटिक जीके के होते हैं आज कुमार ओझा जी, वैसे में अभी अब एग्जाम आपका पोस्टपोन हो चुका है। अच्छा ज्ञानेंद्र जी कह रहे हैं सर ग्रीन बोर्ड सुपर था। चलिए जो भी सुपर रहा सब यूज करते रहिए, जो भी दिखना चाहिए आप लोगों को। दिख रहा है कि नहीं भाई? हाँ दिख तो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं तीनों कराऊंगा, एंशिएंट हिस्ट्री वाले भी करा दूंगा, मिडिवल का भी करा दूंगा, लेकिन कुछ मैपिंग से जो कराता हूँ मैपिंग वाले में पहले करा दे रहा हूँ। कल क्लास नहीं चली थी फ्रेंड, तो मैंने कहा 1885 में इसकी स्थापना हुई और ये सारे कांग्रेस के जितने भी उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो कार्य हो रहे थे उन सारे कार्यों को एक संचालित रूप से एक संस्था के रूप में कार्य करने के लिए, ताकि 1857 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो जाएगी तो उसके बैनर तले अपने राष्ट्रीय आंदोलन को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे एक सवाल बनता भी तो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने आजादी के बाद समाप्त करने के लिए कहा था? ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में भी।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आजादी के बाद इसे समाप्त करने के लिए कहा था। महात्मा गांधी जी ने स्वयं कहा था कि एक संस्था के रूप में है, हम लोग इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही अपने संगठित रूप से ही अपने देश को आजादी के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में हम आगे लेके चल रहे हैं, और जैसे ही हमारा भारत आजाद होगा तो इसे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन समाप्त नहीं हुआ, फिर ये राजनीतिक पार्टी के रूप में आगे भी बढ़ी, अभी भी है। तो 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके संस्थापक थे ए हो ह्यूम। लेकिन जो इसका पहले पूर्व नाम क्या था, इसका पूर्व नाम की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इस नाम को परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा, ये रखा दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन जब इसका सम्मेलन हुआ तो इसका प्रथम सम्मेलन कहां होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति का प्रथम सम्मेलन जो होता है वह पहले पुणे में स्थापित था कि पुणे में उस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। लेकिन उसी समय महामारियों का दौर हुआ करता था। महामारी का दौर ऐसा नहीं कि आज से हो रहा है, अगर 500 साल के इतिहास को भी पीछे आप उठा के देखेंगे तो आप हमेशा पछा पाएंगे कि महामारियों का दौर हमेशा रहा, हर काल में रहा। लेकिन सवाल उठता है कि आज कोई महामारी फैलती है तो बड़ी तेजी से कैसे वैश्विक रूप अपना लेती है। महामारियां तो पहले भी थी, महामारियां पहले इतना वैश्विक रूप नहीं, क्षेत्रीय रूप में भी नहीं फैलती थी, लेकिन आज कोई महामारी होती है पूरी वैश्विक रूप में फैल जाती। क्यों? ये इसकी वजह ग्लोबलाइजेशन है। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान इतनी आसानी से जाते नहीं थे क्योंकि हमारे पास ट्रैवलिंग के साधन नहीं थे। आज तो हर कदम पे कोई व्यक्ति यहाँ है, कल अमेरिका पहुंचा, फिर परसों जापान आया, तो भूमंडलीकरण के दौर में पूरे विश्व मिक्स होकर रह चुका है। इसलिए वायरस रूपी कोई महामारी होता तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचने में बड़ी सुविधा होती है। पहले क्या होती थी, कोई महामारी आती थी एक विशेष क्षेत्र में ही फैलती थी, हजारों जाने जाती थी, हजारों संख्या में जाने जाती थी, छोटी छोटी बीमारियों छोटी छोटी महामारियों से जाने जाती थी। लेकिन उसी विशेष क्षेत्र में वो महामारी सिमट कर रह जाती थी, उसके बाहर नहीं जाती थी। कारण क्या था, तब आवागमन के साधन इतने नहीं थे, ट्रेवलिंग के साधन इतने नहीं थे, लोग पैदल रूप में यात्रा करते थे, इसलिए कोई भी महामारी आती थी एक विशेष क्षेत्र में ही सिमट कर रह जाती थी। एक इस लिहाज से तो हम कह सकते हैं, कभी भी आप निबंध भी लिखते रहिए या कभी मेंस में क्वेश्चन लिखते रहिए, तो ग्लोबलाइजेशन का जो भूमंडलीकरण का है एक इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है कि जो आज कोरोना कोविड-19 जैसा महामारी पूरे विश्व को जो अपने आगोश में ले लिया, उसका सबसे बड़ा कारण भूमंडलीकरण है। अच्छा आशुतोष मौर्य, मैंने आपकी पॉलिटी की क्लास की है। अच्छा, ड्यूटी शेड्यूल की वजह से मैं आपकी कभी लाइव क्लास नहीं कर पाया, बस थैंक्स कहने के लिए आज मैं लाइव क्लास लेने आया हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष मौर्य जी, आपको क्लास समझ में आ रही है ना, पॉलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मैंने ये थोड़ा सा कुछ बातें और आपको बताई, थोड़ा सा मेंस लेवल पे भी कुछ सब कुछ समझ बनती रहे। फिर मैंने कहा कि उस समय पुणे में यह आयोजन होने वाला था, लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण क्या हुआ, वहां पर स्थगित कर दिया गया और इसको पहले सम्मेलन को बंबई में किया गया। कहां पे? बंबई, तब मुंबई था, अब मुंबई हो गया है। और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। सारे क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, तो मैं दोनों के साथ कवर कर दे रहा हूं आपको। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत में इसका सम्मेलन पहला किया गया मुंबई में। सवाल उठता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की, सवाल कैसे बनते हैं, सब पे फोकस रहना चाहिए आपका। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता की है WC बनर्जी। WC बनर्जी, फुल फॉर्म इनका होगा, हिंदी में लिख देते हैं विमेश चंद बनर्जी। विमेश चंद बनर्जी ने इस सम्मेलन की प्रथम अध्यक्षता की। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 10 बार पूछे गए कि भारतीय हैजा जैसे रोग में पूरा गांव समाप्त होता है, गांव से बाहर लोग नहीं जा पाते थे। सर क्या विधान परिषद के इलेक्शन मेंबर वही प्रेसिडेंट को वोट करते हैं, प्लीज टेल मी। सर क्या विधान परिषद के इलेक्टेड मेंबर ही वही प्रेसिडेंट को वोट करते? नहीं। अगर मैं कभी भी आर्टिकल 54 आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कौशलेश यादव जी, तो आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल की मैं बात करता हूं तो मैं दो तरीके से उसको पढ़ाता हूं। कौन से ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है, और कौन से ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है। और शामिल नहीं होने पर मेरा एक शब्द होता है कि विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है। और कोई भी सदस्य कहने से तात्पर्य ही हो गया न तो निर्वाचित न ही मनोनीत, कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे और इसका पूर्ण नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया और इसका पहला सम्मेलन पहले पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन वहां हैजा जैसी बीमारी फैल जाने के कारण इसे स्थगित करके मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया और इसकी पहली अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। ये बेसिक बातें हैं, एकदम यहां से आपको चीजें तैयार रहनी चाहिए। लेकिन उसके आगे चलेंगे तो इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के एक सवाल और पूछा जाता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन, उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। और इसमें ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन को लेकर दो बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूछे जाते हैं। पहला, कभी कभी पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी संस्थान कहा?
एक अल्पसंख्यक लोगों को संस्थान का, जिसमें जनता की भागीदारी थी ही नहीं, जिसमें जनता की सहमति थी ही नहीं। ये बात किसने कही थी? ये बात लॉर्ड डफरिन ने कही थी। और उसके आगे चलकर 1900 के दरमियान जो भारत के वायसराय बनते हैं, जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि मेरी तो अंतिम अभिलाषा है कि मैं अपनी नजरों के सामने कांग्रेस का पतन देखूं, और मैं जाते जाते मेरी अंतिम इच्छा यही है कि कांग्रेस का पतन अपनी आंखों से देख कर जाऊं। ये कथन कहा था लॉर्ड कर्जन साहब ने। और लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डफरिन दोनों का स्टेटमेंट आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इससे भी ध्यान रखिएगा। तो किसी भी टॉपिक को जब इतिहास में पढ़िए तो कोशिश करिए कि उसकी फैक्चुअल बातें क्या थी, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसका उद्देश्य क्या था, उसका परिणाम क्या निकला, और उसमें भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल क्या थे, उनके लिए उन्होंने क्या महत्वपूर्ण कथन कहे गए, भारतीयों की ओर से क्या जवाब दिए गए। जब इतने सेगमेंट से किसी चीज को आप पढ़ते, कोई भी हो मॉडर्न हिस्ट्री में, चाहे यूरोपियों का आगमन पढ़ें आप, चाहे 1857 की क्रांति पढ़ें आप, चाहे फिर आपको अंगल मराठा से लेकर अंगल मैसूर अंगल युद्ध को देखें, तो इसी तरीके से जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास बहुत अच्छा विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। लेकिन आप लोगों को कई बार लगता है कि इसमें बहुत डेट याद करें। कुछ नहीं, डेट इसलिए आपको मुश्किल लगती है क्योंकि डेट पे ही फोकस होता है। अगर उसको आप थोड़ा एक घटना के रूप में, एक जानकारी के लिहाज से, एक कहानी के रूप में समझिए तो इतिहास जैसा रुचिकर विषय कोई नहीं है। पॉलिटिक्स से भी ज्यादा इतिहास रुचिकर विषय होता है आपका। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके आगे चलते तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर और भी प्रश्न क्या बनते हैं। पहली बात, पहला प्रश्न ये बनता है कि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय दो गुट थे, एक था गरम दल, एक गरम दल था और एक था नरम दल। तो गरम दल में आपको पता है कि तीन व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहां पर, निम्नलिखित में से गरम दल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में से इसमें लाला लाजपत राय बने। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, लेकिन ये कभी अध्यक्ष नहीं बनाए गए, ये कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनाए गए। इस बात को याद रखिएगा, न तो बिपिन चंद्र पाल बनाए गए, लेकिन लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ये आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या बनेगा, तो क्लियर नहीं दिखता, ब्लैक कर दूं मैं, क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, चलिए मैं ब्लैक से लिखता हूं, देखिए ब्लैक से बताइएगा ब्लैक से कैसे दिख रहा है। जाहिर सी बात है, तो वो समझ नहीं पाए अरविंद कुमार की 72 सदस्य ही इसमें शामिल हुए थे, लेकिन 72 सदस्य तो पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे थे ना। हमारे संसद में केवल 545 सदस्य होते हैं, लेकिन 545 सदस्य वो क्या होते हैं, हमारे क्या अप्रत्यक्ष निर्वाचन लोकतंत्र को अपनाया गया है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे साधा नहीं करती, मतलब कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बातें होती हैं। तो उनका ऐसा मानना था, लेकिन ऐसा था नहीं कि तो पूरे भारत की मंशा थी, तो पूरा भारत के सभी लोग एक साथ किसी मंच में खड़े होकर तो अपनी बात को रखेंगे नहीं, उनके कुछ अपने प्रतिनिधित्व होंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो अपनी बात को रखेंगे। चलिए मैं ब्लैक से लिखता हूँ, गलती हो रही हुई तो चलिए। हाँ, मतलब गरम दल के ये तीन मुख्य सदस्य थे, ऐसा नहीं था गरम दल में और नहीं थे, गरम दल में और भी लोग थे। तो ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न इसमें क्या बनता है, अगला प्रश्न ये बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के। अभी उत्तर प्रदेश वाले जो सारे सम्मेलन उसको मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले ये ध्यान रखिएगा आप लोग, एक बात और बताना चाहता हूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है, तीन क्वेश्चन लेकर के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ये तीन क्वेश्चन और आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं फ्रेंड। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात की जाए, जॉर्ज यूले इसके पहले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये यूपी के मैप में अभी मैं समझाऊंगा। यह सम्मेलन 1888 में हुआ और यह प्रयागराज में हुआ था, यानी कि वर्तमान प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, प्रथम यदि मुस्लिम अध्यक्ष की बात करूं तो इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। इस बात को भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। लेकिन मजे की बात क्या है, एक क्वेश्चन जब महिला को लेकर पूछा जाता है कई बार कंफ्यूजन होता है। इसके एक क्वेश्चन होता है जब प्रथम महिला पूछा जाएगा तो आंसर दूसरा हो जाएगा। तब इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनाई गई थी। कौन बनाई गई थी? एनी बेसेंट बनाई गई थी। लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा, और यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन बनी है तो इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। और ये 1925 में कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। कौन? कानपुर के अधिवेशन में जो हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू ने उत्तर प्रदेश भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। लेकिन भारतीय शब्द को हटा करके केवल प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट भारत की प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। तो प्रथम मुस्लिम कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज कौन है? जॉर्ज यूले साहब रहे। उसके बाद एक और पूछा जाता है कि जिस समय बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? देखिए, सम्मेलन लगातार हुए हैं आपके, सम्मेलन लगातार आपके हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, लेकिन सब नहीं पूछा जाता है, सब नहीं पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आपके ध्यान रखिएगा। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद उस समय भारत के जो वायसराय थे, अभी मैपिंग में देखेंगे, उस समय इसका सम्मेलन वाराणसी में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। जब भारत का बंगाल विभाजन हुआ उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे और उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था वह आपके वाराणसी में हुआ था और वाराणसी में इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। लेकिन
उसके बाद का हमारा एक अधिवेशन और इंपॉर्टेंट होता है 1907 का इंपॉर्टेंट। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। क्या 1907 में आपका सूरत अधिवेशन होता है? और सूरत अधिवेशन इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपको पता है कि इसमें गरम दल और नरम दल को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ। कहीं ना कहीं गरम दल चाहते थे कि इसमें अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक के लिए भी बातें हो रही थी और अरविंद घोष के लिए भी बातें हो रही थी, लेकिन जो नरम दल के लोग थे वो रास बिहारी बोस को इसकी अध्यक्षता कराना चाहते थे। और इसी बात को लेकर थोड़ा सा विवाद रहा कि गरम दल में तो कई बातें आई, उसमें लाला राजपत राय को भी बातें आई कि लाला राजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन गरम दल के किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। और उस समय नरम दल के अध्यक्ष बने आपके रास बिहारी बोस। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष जब रास बिहारी बोस बने तो इसी समय गरम दल और नरम दल के बीच एक वैमनस्य की भावना आई और इसी समय से दोनों अलग हुए। और उसी समय पता है मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो चुकी थी। तो ये वो दौर है आपका 1905 से लेकर के 1916 तक की स्थिति जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय, जब भारत में राष्ट्रीय की आंदोलन के समय में भारत की स्वतंत्रता के लिए 3 अलग अलग प्लेटफॉर्मों में 3 अलग अलग तरीके से मांग की जा रही थी। गरम दल अपनी आजादी की मांग अलग तरीके से कर रही थी, मुस्लिम लीग भारत की आजादी की मांग अपनी अलग तरीके से कर रही थी, नरम दल के जो उदारवादी लोग थे वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी अलग तरीके से भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि तीनों की विचारधाराओं में थोड़ा सा वैमनस्य आया। इसलिए 1907 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो ये आपके रास बिहारी बोस ने इसकी की थी क्या, इसकी अध्यक्षता। अब उसके आगे यदि चलते तो 1907 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बनता है वह बन जाता है 1915। अब आप कहते हैं सर कैसे आप जान रहे हैं कि 1885 वाला इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, फिर 1905 का इंपॉर्टेंट है, 1907 का इंपॉर्टेंट है, 1915 का इंपॉर्टेंट है, ये अंदाजा कैसे लगता है आपको? अंदाजा इसीलिए लगता है कि जब आप पूरा नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो नेशनल मूवमेंट के समय में कहां पे कौन सी समस्याएं कब थी, कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण थी, उसके हिसाब से ये आइडिया लगा लिया जाता है ये इंपॉर्टेंट है और वैसे आता भी है। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते होंगे, सवाल उठता है घोष, रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष थे। हाँ, रास बिहारी बोस, घोष सलाम दूंगा। तो 1915 में आपका एक होता है लखनऊ समझौता। क्या होता है? लखनऊ समझौता। ध्यान दीजिएगा, इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों के बाद 1905 में इस बात की सहमति बन गई कि जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से गरम दल और नरम दल अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो 1905 में जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन लखनऊ में हो रहा था, उसी समय गरम दल का भी सम्मेलन वहीं आयोजित होने वाला था और उसी समय मुस्लिम लीग का भी आयोजित होने वाला था। लेकिन उससे पहले एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों के बाद गरम दल नरम दल एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके थे, क्योंकि उनको लगने लगा था कि इस तरीके से अगर हम लोग अपने अपने तरीके से भारत के आजादी के लिए प्रयास करेंगे तो शायद संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको पता था कि 1905 के बाद घटनाएं लगातार समय समय के साथ बदलती जा रही थी। आपने देखा कि 1905 के बाद जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, लगातार विदेशी कपड़ों को जलाए जा रहे थे, भारत में लगातार आंदोलन पूरे भारत में छिड़ चुका था लगभग। और उसी समय 1907 में जो पहली बार, अगर भारत के विभाजन की बात की जाए तो भारत के विभाजन की बीज पहली बार 1907 में बोई गई, जो आपका मार्लो मिंटो सुधार था। जब पहली बार मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई, तो वहीं से ही भारतीय जो कहते हैं ना अंग्रेज की जो फूट डालो राज करो वाली नीति थी, उस नीति को उन्होंने 1907 में शुरू किया। उनको लगा कि यदि भारत में हिंदू मुस्लिम एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहे तो इनकी राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी जड़ें मजबूत होती जाएंगी और इनकी जड़ों को कमजोर करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका यही होनी चाहिए, इनको अलग करो। ये रूल हर जगह काम करता है। ये देश की आजादी के साथ साथ अपने परिवार में भी समझिए, अपने समाज में भी समझिए और वर्तमान देश में भी समझिए कि अलग अलग कार्य करने से किस जो फूट डालने की नीति होती है किस प्रकार से आपको खोखला बना देती है। और अंग्रेजों ने फूट डालो डिवाइड एंड रूल की जो नीति अपनाई वह 1907 से शुरुआत की गई थी। जब मार्लो मिंटो सुधार आया तो मुसलमानों को अलग से कुछ सांप्रदायिक सीटें दी गई, वही स्थितियां बिगड़ने लगी थी। और आपको पता होना चाहिए कि जब लगातार स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भारत में जितने भी निष्ठुर कपड़े थे जिनकी बर्बादी की जा रही थी, उसको लेकर के 1911 में एक आयोजन हुआ दिल्ली दरबार में। महारानी विक्टोरिया जी आई और उसी समय यह कहा गया कि भारत में स्थितियां बेहतर नहीं है, यहाँ पे बड़ा आक्रोश है, लगातार लोग विदेशी कपड़ों का, विदेशी चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं। जब पूछा गया वजह क्या है तो बताया गया वजह बंगाल विभाजन है। क्या बंगाल विभाजन है? तो ठीक है मैं आती हूँ। 1911 में दिल्ली दरबार में पहुंचती महारानी विक्टोरिया और 1911 में भारत का जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे और लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही आपकी जो कलकत्ता राजधानी थी पहले वह स्थानांतरित करके दिल्ली लाई गई। 1911 में घोषणा तो इसकी दिसंबर में कर दी गई थी, लेकिन अप्रैल 1912 में यह प्रभावी होता है। तो ये घटना भी उसी समय के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो 1916 आते आते ये लगने लगा कि अगर हम कंधे से कंधा मिला के आगे नहीं चले तो समस्याएं और बढ़ जाएंगी। तो एनी बेसेंट के प्रयासों के बाद एक साथ जो लखनऊ समझौता हुआ उसमें फिर से गरम दल और नरम दल 9 सालों बाद एक हुए। लेकिन इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा, एनी बेसेंट ने भी कहा कि जब हम एक होकर ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो केवल हम गरम दल नरम दल ही एक नहीं होंगे, बल्कि मुस्लिम लीग से भी बात की जाएगी, उनको भी सम्मिलित किया जाएगा और हम फिर सब आगे बढ़ेंगे अपनी आजादी की तरफ। और इसी लखनऊ में 7 सालों के बाद, लगभग 9 सालों के बाद एक साथ फिर एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग। और 1907 का जो ये सम्मेलन है ये हमारे इतिहास का, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन बनता है। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करते हैं वह क्वेश्चन कम से कम 6 बार पूछा गया है आपके अलग अलग परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा। तो यह अलग अलग परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा।
तो वहां पर यह कहा गया कि जो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। उन्होंने हरिपुरा में इसकी अध्यक्षता की थी। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और ही आपको भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में पूछा जा सकता है कांग्रेस के लिए कि सबसे अधिक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन किसने किया, इसकी अध्यक्षता सबसे अधिक बार किसने की है? तो आंसर होगा अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद की बात की जाए तो उन्होंने 1940 से लेकर 45 तक तो लगातार 6 बार कर ही दिया था, उसके अलावा एक बार और किया था। इसलिए इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यह बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्षता किसने की है? तो आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। यदि यह पूछा जाए सर्वाधिक बार किसने की थे, तब भी आंसर होगा आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब जिस वर्ष भारत की आजादी मिली 1947 में, तो 1947 में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जेबी कृपलानी ने किया था। किसने किया था? जेबी कृपलानी ने किया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछने में जाते हैं। ठीक, तो 1916, अच्छा मैंने 15 लिख दिया क्या भाई? अच्छा सॉरी शायद मैंने 15 लिख दिया भाई। ठीक 1916 है। अभी आपको बाई मैपिंग में दिखाऊंगा। बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया शायद, इसको 15 बोल भी दिया। ये 1915 में नहीं हुआ भाई, 1916 का अधिवेशन था आपका। ठीक बिल्कुल सही। अभी मैपिंग में इस चीज को मैं दिखाऊंगा भी कि कौन कौन से सम्मेलन आपके उत्तर प्रदेश में हुए और कब कब हुए थे। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, सारी बातों को डिस्कस करते हैं बाई मैप के सहारे। अब इसकी पृष्ठभूमि मैंने तैयार कर दी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले 9 महत्वपूर्ण सम्मेलनों की बात करते हैं और उसकी अध्यक्षता की बात करते हैं। बाई मैपिंग इसको देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं प्रयागराज में कहां हुए। ये आपका प्रयागराज है, इसको बाई मैपिंग कर लीजिए। यहां पे 3 सम्मेलन होते हैं, 1888 में, 1892 में, 1910 में। 3 सम्मेलन इलाहाबाद में हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कौन से 3 सम्मेलन इलाहाबाद में हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? और ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कौन कौन से 3 हुए हैं, इसकी अध्यक्षता किसने किसने की है, उसको ध्यान रखिए आप। पहला है 1888 में इसकी अध्यक्षता की है जॉर्ज यूले ने। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1892 में इसकी अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी ने की। वही डब्ल्यूसी बनर्जी जो पहली बार किए थे, डब्ल्यूसी बनर्जी ने की। और 1910 में विलियम वेडर वन ने इसकी अध्यक्षता की 1910 में। उसके बाद दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है वह है आपका लखनऊ। कि लखनऊ में इसका कब कब सम्मेलन किया गया और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वह तीनों क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में 3 बार हुआ, कब कब हुआ उसे ध्यान दीजिएगा। लखनऊ में भी 3 सम्मेलन इलाहाबाद की तरह ही हुए। पहला हुआ था 1899 में, इसकी अध्यक्षता की थी 1899 में इसकी अध्यक्षता की थी रमेश चंद्र दत्त ने।